हेलो फ्रेंड्स। देखिएगा, आज के लिए जो टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं वो है क्लाउड कंप्यूटिंग में ऑटो स्केलिंग। अब बेसिकली ऑटो स्केलिंग होता क्या है? देखिए देखिए एक सीधा सा फंडा है कि भाई किसी भी EC2 पे जब जब लोड बढ़ेगा तब तब वो ऑटोमेटिक अमेजॉन आपके लिए नए EC2 या नए सर्वर को डिप्लॉय कर देगा ऑटोमेटिक। और जैसे जैसे लोड कम होगा वैसे वैसे वो आपके लिए सर्वर को डिक्रीज कर देगा या शट डाउन कर देगा ऑटोमेटिक। अब बेसिकली ऑटो स्केलिंग से सबसे बड़ा जो बेनिफिट है यहाँ पर वो है फॉल्ट टॉलरेंस एंड हाई अवेलेबिलिटी। दो चीजों पर ये बहुत ज्यादा फोकस किए गए। तीसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि भाई जब आपका मशीन, देखिए ऑटो स्केलिंग नहीं होता तो सपोज दैट कि भी मेरे पास में कोई सर्वर बना हुआ है या अपनों ने किसी सर्वर को डिप्लॉय किया और ऑटो स्केलिंग नहीं होता। तो ऑटो स्केलिंग नहीं होगा तो सपोज दैट ये कोई आपका रीजन है, उसमें आपने एक अवेलेबिलिटी जोन में किसी सर्वर को डिप्लॉय कर दिया। ठीक है। अब इस सर्वर को डिप्लॉय करने पर मैं ऐसा कहता हूं एंड यूजर की रिक्वेस्ट, या एक कहें कि भाई वेब सर्वर है आपका बना हुआ, उस पे एंड यूजर की रिक्वेस्ट जाती जा रही है। ठीक है। अब रिक्वेस्ट जा रही है तो सर्वर पे लोड भी बढ़ रहा है। अब मान लीजिए सर्वर पे 90% लोड बढ़ा तो ये सर्वर क्रैश कर जाएगा। 90% लोड पे या 90% से अबव होते कुछ टाइमिंग में सर्वर डाउन हो जाएगा। तो पहले अपने को क्या करना पड़ता था, गो डैडी बिग रॉक्स वगैरह से जब भी अपने डोमेन लेते थे, किसी सर्वर को लेते थे, तो वो सर्वर डाउन हो जाते थे। ठीक है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट उनमें रहता था। जैसे ही क्लाउड सर्विस आई तो क्लाउड सर्विस कहती है कि भाई यदि आपका लोड 70% 80%, ये मेरे को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कितना लोड उस सर्वर पे आप चाहते हैं। अब जैसे ही लोड 70% होगा तो वो अनदर सर्वर को वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, डिप्लॉय कर देगा। ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट होगी। ठीक है। अब जब डिप्लॉयमेंट यहां पर होती है तो ये जो डिप्लॉयमेंट है वो ऑटोमेटिक आपके लिए सर्वर क्रिएट करता रहेगा लोड जैसे जैसे बढ़ेगा। ये क्लाउड ने कॉन्सेप्ट दिया। तो क्लाउड ने जब कॉन्सेप्ट दिया तो इसमें एक नया सर्वर कब बनेगा, 70% का लोड आपका फर्स्ट में बन गया और सेकंड में फिर 70% का लोड आया तो उसने एक तीसरा सर्वर बना दिया। तीसरे पर भी यदि 70% का लोड आता है फिर वो आपके लिए फोर्थ सर्वर क्रिएट कर देता है। तो ऐसे करके वो ऑटोमेटिक सर्वर को डिप्लॉय करता रहेगा और सर्वर को उसके बाद में एक एक करके डाउन भी करता रहेगा। ये दोनों काम ये करता है। अब इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट है, यहां पर दो बेनिफिट्स लिखे गए ब्रैकेट में, मैंने लिखा गया फॉल्ट फॉल्ट टॉलरेंस, यानी कि सर्वर फॉल्टी नहीं होगा। यदि पहले क्या होता था, 90% लोड जाते ही सर्वर डाउन हो जाता था तो सर्वर फिर नॉट रीचेबल आता था। तो उससे क्या होता था, बेसिकली सर्वर फॉल्टी कंसीडर किया जाता था। ठीक है। तो उस चीज से भी बच गए और आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई। जब सर्वर फॉल्टी होगा तो एक्सेस तो नहीं कर पाएंगे ना। तो हाई अवेलेबिलिटी यहां पर आ गया ये ऑप्शन। अब जो ऑटो स्केलिंग होता है, ऑटो स्केलिंग अमेजोन का एक कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है। तो इसमें अच्छा दूसरी चीज, यहां पर सर्वर पे लोड बढ़ा तो ऑटोमेटिक सर्वर बन गए। बन गए तो उनका प्राइसिंग कॉस्ट भी मेंटेन हुआ। अब जैसे ही मान लो नाइट में सर्वर पे लोड कम हुआ तो ऑटोमेटिक सर्वर डाउन होते रहेंगे। तो डाउन होंगे तो कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। तो वो एक चीज लिया गया था। अब यहां पर यदि मैं इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन को देखूं तो यहां पे कहता है create group of EC2 instance that can scale up and down depending on the condition you set, जो कंडीशन आप सेट करते हैं। ठीक है। ऑटो स्केलिंग इज ए रीजन स्पेसिफिक। ओके। अब यहां पे कहता है अनेबल द इलास्टिसिटी बाय द
scaling the horizontal scaling or the EC2 इंस्टांस। अब देखो स्केलिंग जो है यहाँ पर, मैं यदि स्केलिंग को कंसीडर करूं तो दो तरीके की स्केलिंग होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है, और एक होती है वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है। दो तरीके की स्केलिंग अपने पास में होती है, पर अमेजोन जो है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को लेता है। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है, देखो ध्यान से समझिएगा। तो दैट मेरे पास में एक मशीन है, अभी उसकी कॉन्फ़िगरेशन में 4 GB का तो रैम है और 2 CPU है। कितने सीपीयू है? 2 CPU। ओके, अब सपोज दैट इस सर्वर की कैपेसिटी है कि भी 1000 रिक्वेस्ट को ये होल्ड कर सकता है। ओके, अब कंपनी में क्या हुआ कि भी जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई कंपनी, तो कंपनी में एक दिन में 3000 जो रिक्वेस्ट है, 3000 रिक्वेस्ट आने लगी। तो आने लगी तो कंपनी को जरूरत पड़ी एक सर्वे, यानी कि एक ऐसी मशीन की जिसकी कॉन्फ़िगरेशन इससे हायर हो। तो यानी कि हार्डवेयर तो वही है बेटा, हार्डवेयर वही है। जहां पर आप 4 GB रैम यूज ले रहे थे, वहां पर कंपनी ने 16 GB रैम कर दिया और सीपीयू को 2 की बजाय 8 कर दिया। यानी कि हार्डवेयर वही है, उस हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को अपग्रेड किया गया है। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्केलिंग। इस चीज के बारे में जरूर पता हो, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है। अब सेकेंड थिंग ये आता है कि भी आपका हार्डवेयर पहले भी एक ही था, अब भी एक ही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्केलिंग। अब अनदर काइंड ऑफ स्केलिंग जो है वो है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। सपोज दैट कि भी मैं यहां पर कहता हूं कि भी अब आपके पास में एक सर्वर है जिसमें आपकी जो रैम है वो सेम ही ले रहा हूं मैं, 4 GB का, और सीपीयू ले रहा हूं 2 CPU। ओके, अब रिक्वायरमेंट वैसे ही सर्वर पे लोड बढ़ा, तो अब वो अब करेगा क्या, एक नया सर्वर डिप्लॉय करेगा सेम कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। अब यदि और लोड बढ़ेगा तो फिर वो एक नया सर्वर डिप्लॉय करेगा सेम कॉन्फ़िगरेशन का। तो अब क्या हुआ, वहां पर क्या था, एक हार्डवेयर था, यहाँ पे हार्डवेयर कितने हो गए, 1 2 3 4, ऐसे बढ़ता रहेगा। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो अमेजोन जो है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को सपोर्ट करता है। और जो स्केलिंग का जो पार्ट है, मैं ऐसा मानता हूं कि भाई ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, व्हाट इज वर्टिकल ऑटो स्केलिंग या हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग क्या है, समथिंग, तो इनके बारे में पता हो आपको। अब सेकंड थिंग ये है, जब भी वो स्केलिंग करता है, amazon जब भी खुद कोई स्केलिंग करेगा, तो एक चीज को जरूर याद रखिएगा यहाँ पर, वो ये है कि भी जब भी कोई स्केलिंग होती है तो स्केलिंग कभी भी एक मशीन पर या एक ऐसा कहूं कि भी एक सबनेट पर नहीं होती। स्केलिंग कभी भी एक सबनेट पे नहीं होगी। तो कहने का मीनिंग है amazon ऑटोमेटिक क्या करता है कि भी आपकी स्केलिंग को मेंटेन करने के लिए वो एक मशीन फर्स्ट अवेलेबिलिटी जोन में बनाएगा और दूसरी मशीन दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में या सबनेट में बनाएगा। फिर जब तीसरी मशीन डिप्लॉय करोगे तो तीसरी फिर अपर में और चौथी फिर यहाँ पे बनाएगा। तो यानी कि यहाँ पर amazon जो है
वो बैलेंसिंग भी करता हुआ चलेगा, ऑटो स्केलिंग को बैलेंस करते हुए चलेगा। अच्छा, यदि सपोज दैट आप सभी EC2 यानी कि ऑटो स्केलिंग एक ही अवेलेबिलिटी जोन में बना देगा, तो इससे क्या होगा कि भाई यदि उस सबनेट में कोई पावर फेल या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आपकी ये सब मशीनें बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये हाईली रिकमेंड करता है कि भी आप जो ऑटो स्केलिंग करते हैं वो मल्टीपल सबनेट्स में करें, या मल्टीपल सबनेट्स को ऑटो स्केलिंग में रखें, जिससे कि भी वो जो है जितनी भी EC2 क्रिएट करेगा वो एक जगह होने की बजाय आपके सभी अवेलेबिलिटी जोन्स या सबनेट्स में वो EC2 क्रिएट करे। और साथ ही साथ जब जब मान लीजिए कि भी बैलेंसिंग नहीं है, तो बैलेंसिंग नहीं है तो बैलेंसिंग को ये अब कैसे मेंटेन करता है, देखो Amazon में जैसे सपोज दैट सबनेट S1 में अपने पास में 4 मशीनें हैं और S2 में एक भी नहीं है, और आपने ऑटो स्केलिंग किया, तो ऑटो स्केलिंग जब आप करते हैं तो यहां पर वो क्या चीज करेगा, दूसरे सबनेट में एक नई EC2 पहले बनाएगा और यहां से वो एक EC2 को हटा देगा, पहले बनाएगा फिर वो हटाएगा। अब सेकेंड एंड पर फिर वो क्या चीज करेगा, एक EC2 दोबारा बनाई और फिर एक को वो दोबारा दूसरे से हटा देगा। तो ऐसे करके ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो ऑटो स्केलिंग जब आप यूज में लेते हैं तो वो साइड बाय साइड बैलेंसिंग वो ऑटोमेटिक करता है। ठीक है, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ऑटो स्केलिंग में दो तरीके की स्केलिंग बताई, और ऑटो स्केलिंग से क्या कुछ बेनिफिट्स था। सबसे बड़ा बेनिफिट एक्सेसिबिलिटी, ये कभी बंद नहीं होगी सर्वर पे, चाहे कितना मर्जी लोड आ जाए। अच्छा हाँ, अब कोई भी ऑटो स्केलिंग में जब आप काम करते हैं तो यहां पर तीन टर्म्स आती है। एक तो कहता है मिनिमम, एक कहता है डिजायर, डिजायर और एक कहता है मैक्सिमम। देखो, जब ऑटो स्केलिंग शुरू होगी तो उसे कहते हैं डिजायर्ड, यानी कि मैंने डिजायर में वैल्यू रख दी 2, तो यानी कि जैसे ही ऑटो स्केलिंग होगी फर्स्ट टाइम तो वो 2 मशीनें बनाएगा। ओके, अब मैंने मिनिमम में रेंज सेट की 1 और मैक्सिमम में रेंज सेट की 5 मान लीजिए। तो जैसे ही ऑटो स्केलिंग अप्लाई होगी तो वो 2 EC2 क्रिएट करेगा। अब मान लीजिए कि भी 2 EC2 क्रिएट तो कर दी डिजाइन के वक्त, बट उस पर कोई लोड नहीं है। तो लोड नहीं है तो वो एक को डाउन कर देगा, क्योंकि अपनी मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, तो वो एक को डाउन कर सकता है, क्योंकि लोड नहीं है तो चलाने का कोई फायदा भी नहीं है। अब जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, अब देखो किसी भी मशीन पे मेरे को इसके लिए टारगेट सेट करना पड़ता है। ठीक है, टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी कहलाती है ये। अब टारगेट को मैं सेट कर सकता हूं या तो CPU के यूटिलाइजेशन पे, या नेटवर्क में इनकमिंग, आउटगोइंग और इन और आउट। ठीक है, तो उस पर मैं बेस्ड प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ काम कर सकता हूं। ठीक है, तो अपने पास में क्या हुआ, कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो ऑटो स्केलिंग में क्या होता है, अपने को एक तो पॉलिसीज को सेट करना पड़ता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, जितनी भी ऑटो स्केलिंग में जितनी भी मशीन या जितनी भी EC2 बनते हैं, ये सभी के सभी EC2 जो है ये सेम कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। यानी कि इनमें मशीनों का टाइप सेम होता है, यानी कि सब T2 माइक्रो की बनेगी। ठीक है, सभी मशीनें T2 माइक्रो, सभी में सेम टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि AMI सभी में सेम होगी। सभी का की पेयर भी सेम होगा, और सिक्योरिटी ग्रुप भी सभी का सेम होगा। तो यानी कि ये सेम कॉन्फ़िगरेशन पर ये सारी मशीनें चलती है। अब देखो यहां पर अपने पास में क्या क्या चीजें रहती है। जब भी अपने
ऑटो स्केलिंग को प्रोसेस करते हैं यहाँ पर। तो ऑटो स्केलिंग में यहाँ पे लिखा है, एक और लाइन को देख लें। ऑटो स्केलिंग एंश्योर दैट यू हैव टू राइट नंबर ऑफ Amazon EC2 इंस्टांस फॉर यू नीड एट ऑल टाइम। ठीक है, उसके बाद में कहता है ऑटो स्केलिंग हेल्प you save the cost by cutting down the number of EC2 instance when not needed। जब जरूरत नहीं हो तो उनको वो डाउन भी कर देगा और उससे कॉस्ट कटिंग भी आपकी होती है। एंड स्केलिंग आउट टू एड द मोर EC2 ओनली द व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। अब कहता है कि भाई यदि जो भी EC2 होती है, देखो यहां पे लिखा गया है मिनिमम कितना 1, डिजायर्ड पे 2 है। अब स्केल आउट एज नीडेड, जब जब EC2 बढ़ेगी तो उसे स्केल आउट बोलते हैं, जब जब EC2 कम होगी तो उसे बोलते हैं स्केल इन। ठीक है, दो ऑप्शन अपने पास में रहते हैं। अब इसी के साथ साथ यदि मैं ऑटो स्केलिंग के कंपोनेंट की बात करूं तो कंपोनेंट में अपने पास में आता है लॉन्च इंस्टांस, ये लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग ये है, जब भी मैं किसी ऑटो स्केलिंग को काम में लेता हूं तो मुझे एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जो सभी EC2 के लिए या ग्रुप ऑफ EC2 के लिए सेम होगा। तो सेम में क्या होगा, इंस्टांस टाइप, AMI, की पेयर और सिक्योरिटी ग्रुप, ये सबके लिए सेम होता है। तो मेरे को यहां पर क्या चीज करना पड़ेगा, एक टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद में ऑटो स्केलिंग लगाना कहाँ है, तो ऑटो स्केलिंग का नाम क्या है, उसके ग्रुप का साइज क्या है, मिनिमम मैक्सिमम डिजायर्ड, किस VPC पे लगाना है और उस VPC के कितने सबनेट साथ में लेने हैं। हेल्थ चेक जो होगा, हेल्थ चेक पीरियड 300 सेकंड का होगा। 300 सेकंड का मीनिंग 300 सेकंड में इसकी मैट्रिक्स में अपडेट होता है, यानी कि CPU वो हेल्थ चेक करेगा। मान लो किसी की हेल्थ चेक में वो रिस्पॉन्स नहीं करती है कोई मशीन, मेरा कहने का मीनिंग है कि भाई इस मशीन ने बहुत देर से रिस्पॉन्स नहीं किया, तो नहीं किया तो ऑटो स्केलिंग समझेगा ये मशीन डेड हो गई। तो अब वो उसे फुलफिल करने के लिए वो एक नई EC2 बना देगा बाद में। ठीक है, तो वो उसे वो डेड कंसिडर कर लेगा। ठीक है, तो ये अपने पास में पोर्शन रहा। अब सेकंड थिंग समझते हैं किसी के साथ साथ यहां पर। अब इसके बाद में कहता है स्केलिंग पॉलिसी। अब स्केलिंग पॉलिसी का रोल ये है कि भाई मेरी मशीनें स्केल आउट और स्केल इन कब हो, यानी मशीनें कब स्केल आउट होगी, कब बढ़ेगी और कब कम होगी। तो मुझे इसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा, टारगेट बताना पड़ेगा, किस पे टारगेट लगा रहा हूं। मैं CPU पे टारगेट कर सकता हूं, मैं नेटवर्क इन, नेटवर्क आउट और नेटवर्क इन आउट पर कितने बाइट्स आ रहे हैं, कितने बाइट जा रहे हैं, तो उन पे भी सेटअप कर सकता हूं। तो मैं ऑटो स्केलिंग को प्रोसेस कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने अच्छा उसके साथ साथ मैंने आपको ऑटो स्केलिंग की बैलेंसिंग बताई दी कि भी वो ऑटोमेटिक बैलेंसिंग करता है। ठीक है, तो बैलेंसिंग में करेगा क्या, पहले नई EC2 बनाएगा और पुराने वाले से एक EC2 को हटाएगा, यानी कि अपने को 10% का रेस मिल जाता है, या एक EC2 का रेस वो अपने को हर बार देता है कि भी आप की बैलेंसिंग वो ऑटोमेटिक मेंटेन कर देगा। तो ये सारी चीजें अपनों ने देखी। ठीक है, अब वो मशीन को कभी भी नहीं अब छेड़ेगा कि भाई जो ऑटो स्केलिंग का हिस्सा नहीं है या ऑटो स्केलिंग में वो सबनेट नहीं लेगा। ठीक है, तो अपने पास तो कुछ मशीनें ऑटो स्केलिंग का पार्ट होगी और कुछ नहीं भी होगी, तो ऐसा भी पोर्शन रहेगा। और इन सभी चीजों को एक्सेस करने के लिए या तो Amazon कंसोल फॉलो करोगे या आप PLI को फॉलो कर सकते हो। तो अपने पास में दोनों ही तरीके के ऑप्शंस यहां पर रहते हैं। ठीक है,
सो लोड बैलेंसर से रिलेटेड अभी मैं किसी चीज को नहीं ले रहा, तो लोड बैलेंसर को साइड बाय साइड देखेंगे। अब देखो हेल्थ चेक जो होती है वो बाय डिफॉल्ट 300 सेकंड का होता है। अब इससे अपने क्या होता है कि भी कम करेंगे तो कम कर तो सकते हैं, पर इसके लिए वो कुछ चार्जेस बोलेगा, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें, हेल्थ चेक एक ऐसी अमेजोन की एक ऐसा फंक्शन है जो कभी बंद नहीं होता, यानी कि डिसेबल नहीं होता, कहने का मतलब मेरा ये है आपसे, ठीक है। और ग्रेस पीरियड यहां पर क्या है, इफ वी सेट द जीरो इन द ग्रेस पीरियड, द इंस्टेंस हेल्थ इन चेक एट इट इज इन सर्विस। अब सीधी सी बात है, यहां पर यदि अपने किसी भी हेल्थ चेक को फॉलो अप करते हैं, या हेल्थ चेक अपना बंद तो होता नहीं, अब कब तक रिस्पॉन्स नहीं आए, मैं कितने टाइम तक और चेक कर सकता हूं, तो वो वैल्यू 300 भी सेट कर सकते हैं और जीरो भी सेट कर सकते हैं। यदि किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो उसी वक्त वो उसको छोड़ के एक नई EC2 बना देगा, जो अपनों ने डिजायर्ड या फिर मिनिमम लिमिट जो डिसाइड की थी उसी पर बेस्ड वो प्रोसेस कर जाए, ठीक है। तो ये तो हुआ ऑटो स्केलिंग का एक थ्योरेटिकल पोर्शन जो अपनों ने देखा है। इसका साइड बाय साइड अपने प्रैक्टिकल पोर्शन भी देखेंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि भी ऑटो स्केलिंग पॉलिसी जब आप लगाते हैं तो वो स्केलिंग पॉलिसी में एक SMS सर्विस होती है जो कि नोटिफिकेशन का काम करती है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। अब ये कहता है कि भाई जब भी आपकी कोई इंस्टांस लॉन्च हो या टर्मिनेट हो, या लॉन्चिंग फेल हो या टर्मिनेट फेल हो, तो आपके पास में एक मैसेज आ जाए या आपके पास में मेल आ जाए, तो आपको पता हो कि भी आपकी EC2 में क्या क्या कुछ हो रहा है। तो उसके लिए इसने एक सर्विस दी SNS, तो इसको मैं साइड बाय साइड आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आज का अपना जो पूरा जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, ये आज अपनों ने देखा है ऑटो स्केलिंग का, ठीक है। तो ऑटो स्केलिंग के पार्ट में अब पहले के कंपैरेटिव और अब के कंपैरेटिव में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है। तो इस पूरे पोर्शन को अपने नेक्स्ट सेशन में लैब जब परफॉर्म करेंगे तो वहां पर ये मैं सारी की सारी चीजें दिखाऊंगा भी किस किस तरीके से है। तो यहां तक का मैं आज ऑटो स्केलिंग से रिलेटेड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया है, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में इसका प्रैक्टिकल सेशन जो लैब होगा वो अपने प्रोसेस करेंगे। थैंक यू।